नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य उदय आज हमारे देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे परिसीमन एवं महिला आरक्षण बिल के संबंध में कुछ जानकारी आपको दूंगा ताकि इसकी समझ हमें विकसित हो सके। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि परिसीमन, जिसे डिलिमिटेशन भी कहा जाता है, का अर्थ क्या है। परिसीमन का अर्थ है जनगणना के बाद जनसंख्या में बदलाव के आधार पर देश में लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। मतलब जनगणना के बाद जनसंख्या में डेमोग्राफिक चेंज आता, बदलाव आता है। उसके आधार पर लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना मतलब कुछ उसकी लोकसभा किसी राज्य में बढ़ेंगी, विधानसभा सीटें बढ़ेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य हर क्षेत्र में जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हर एक क्षेत्र में जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना, ताकि प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य बराबर हो सके। ऐसा नहीं कि कहीं पे 1 लाख में एक सीट हो, 1 लाख आबादी पे, कहीं पे 27 लाख की आबादी पे एक सीट हो। यह कार्य एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग करता है। कौन करता है ये? स्वतंत्र परिसीमन आयोग। संक्षेप में कह सकते हैं, परिसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। किसके आधार पर? जनसंख्यिकी बदलाव के आधार पर, डेमोग्राफिक चेंज के आधार पर। इसमें परिसीमन आयोग को बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करना होता है। एक बार परिसीमन आयोग का गठन हो जाता है तो उसको क्या कार्य रहता है कि किसी दबाव में नहीं आकर के, किसी प्रभाव में नहीं, अपना स्वतंत्र काम करना है ना। संविधान के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होता है और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव में हमेशा ही देरी होती रहेगी। संविधान क्या कहता है कि जो आयोग का निर्णय होगा वो फाइनल होगा, उसमें किसी भी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है। परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं। उनके समक्ष रखे गए लोकसभा, तो वे आदेश में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि परिसीमन आयोग के जो भी आदेश होते हैं वो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में रखे जाते हैं। वो जो रिपोर्ट दे दी है फाइनल है, उसमें कोई आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसको जज का तस पास करना होता है। आवश्यकता, जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों, अब परिसीमन की आवश्यकता देखते हैं। जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान करना तथा जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान करना। मतलब आप देखिए यदि 10 लाख पे एक सांसद होगा और 27 लाख पे एक सांसद होगा, 10 लाख के आधार पर 27 लाख में 3 सांसद हो सकते हैं। और 3 जन जब मिलके 3 लोग जाएंगे और अपने संसद में उस क्षेत्र की बात रखेंगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। और वहां से यदि एक ही सांसद गया तो उसका प्रभाव कम होगा, जबकि जनसंख्या के आधार पे वहां पे 3 एमपी सांसद होने चाहिए। लेकिन ये जो नहीं हो रहा है डिलिमिटेशंस, उसके कारण कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन, ताकि चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को दूसरे की अपेक्षा लाभ न हो। क्या होता है कि भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन इस तरह किया जाता है कि एक पार्टी को ऐसा ना हो जाए कि लाभ हो जाए, है ना, कि एक ही जात के मेंबर हो जाए, एक ही धर्म के वहां पे वोटर हो जाए, एक पार्टी को लाभ हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और पुराने दल देखिए,
हमेशा हावी रहते हैं, कोई नया दल आना चाहे तो वो बिल्कुल नहीं आ सकता है। पर डिलिमिटेशन कहीं ना कहीं या परिसीमन कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर जरूर देता है नई पार्टियों को। ठीक है, एक वोट एक मूल के सिद्धांत का पालन करना भी इसकी आवश्यकता है। समान मताधिकार सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय असमानता कम करना। जब आपके क्षेत्र से आपकी जनसंख्या के आधार पर आपके सांसद या एमपी या विधायक जाएंगे, तो उनकी जो मांग उसके आधार पर आपके क्षेत्र का विकास होगा। अभी क्या होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गए, उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है और छोटी मोटी सिटीज को, डिस्ट्रिक्ट को कम वरीयता दी जाती है। ये तो आवश्यकता होगी। अब संरचना देखते हैं क्या होता है। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। इसमें सम्मिलित होते हैं कौन कौन इसमें होते हैं वो देखिए। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और किसके सहयोग से काम करता है? भारत निर्वाचन आयोग के। सम्मिलित कौन होते हैं? सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें चीफ जस्टिस नहीं किया, न्यायाधीश कोई भी जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं भारत के, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये इस परिसीमन आयोग के में होते हैं। परिसीमन की प्रक्रिया क्या होती है वो चलिए समझते हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। इसके बाद जनगणना के बाद किसके द्वारा? भारत संसद द्वारा अनुच्छेद 82 के तहत एक आयोग का गठन किया जाता है जिसको परिसीमन आयोग कहते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया जाता है। और अनुच्छेद 82 के तहत संसद में लोकसभा राज्यसभा की सीटों का परिसीमन होता है। अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक विधानसभा का हो जाता है। ठीक है, एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। अधिनियम यदि लागू हो गया तो क्या होगा? गठन परिसीमन आयोग का। ठीक है, हालांकि पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की मदद से 1950-51 में किया गया। पहला परिसीमन का अभ्यास कब किया गया था? 1950-51। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया था। परिसीमन आयोग अधिनियम कब बना? 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के आधार पर 4 बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। कितनी बार भारत में हुआ है? 4 बार। 1952 में, 1973 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है। क्या ये परिसीमन आयोग स्वतंत्र निकाय है? वर्ष 1981 एवं वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया। ठीक है, वर्ष 1981 और 91 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया था। ठीक है, हर जनगणना के बाद इसका वो होता है। देखिए, अगर देखा जाए तौर पर तो 1973 के बाद कहीं न कहीं हमारी लोकसभा, राज्यसभा, इनकी सीटें नहीं बढ़ी, एकदम फिक्स कर दिया गया वो डाटा, और वहाँ से ही गड़बड़ी शुरू हुई। फिर 53 वर्ष का, 53 ईयर्स का लॉन्ग गैप हो गया ना, इसमें जनसंख्या इतनी बढ़ी, दुगनी तिगनी हो गई, और वो सीटें नहीं बढ़ पाई ताकि इससे सही व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं आप देखेंगे करप्शन राजनीति में, या हॉर्स ट्रेडिंग शब्द जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस कारण भी, इसका एक कारण ये भी हो सकता है। देखिए, पूरे देश में 4 बार परिसीमन हुआ।
पार्सिमन की डिलिमिटेशन। सबसे पहला हुआ 1952 में। 1971 की जनगणना के आधार पर तब लोकसभा की सीटें 494 की गई थी। कितनी की गई? 494। दूसरा हुआ 1963 में। 1961 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें कितनी हो गई? तब 522 हो गई। 10 साल में इतनी बढ़ गई। फिर तीसरा हुआ 1973 में। 1971 की जनगणना के आधार पर तब लोकसभा की सीटें की गई 543। उसके बाद से कंटिन्यूअस ये सीटें चली आ रही हैं। चौथा हालांकि हुआ 2002 में। 2001 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 543 ही रही। ये फैक्ट है। और ये भी सही है कहीं ना कहीं 1973 से 2026 लगभग 53 साल हो गए हैं। ये लोकसभा की सीटें जस की तस हैं, ऐसे विधानसभा और राज्यसभा का भी यही हाल है। कहीं ना कहीं इस देश में पार्सिमन की तो आवश्यकता जरूर है, पर देखिए कब होता है। पार्सिमन से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, अब चलिए इनको भी जान लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला मतलब, जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में कम रुचि लेते हैं उन्हें संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं। ठीक है। परिमाण नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिण राज्यों को अपनी सीटें कम होने की आशंका का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, समझ लीजिए आप इसको कि 1947 में जो जनसंख्या थी अपनी, उसके आधार पर हर राज्यों को कहीं ना कहीं 1951 की जनसंख्या के आधार पर हर राज्यों कहीं ना कहीं लोकसभा या राज्यसभा में, विधानसभा में सीटें अलॉटेड थी। अब हुआ ये कि कुछ राज्यों में आबादी, ये जनसंख्या अधिक बढ़ गई और दक्षिण के राज्यों में कम बढ़ गई। परिमाण नियोजन यूज करते हैं, उसके कारण अब ये हो गया कि वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो उनको अगर पार्सिमन हुआ तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी, तो उनको कहीं ना कहीं सजा मिल जाएगी, पनिशमेंट अब कि हम अच्छा काम भी करें और हमें पनिशमेंट भी मिले। ये तो नहीं हो सकता। तो उनको एक अपना ये डर है कि कहीं ना कहीं अगर हमारी सीटें कम हुई तो फिर तो नॉर्थ के ही राज्यों में जो पार्टी अपना वर्चस्व रखेगी, उसी पार्टी की देश में सरकार बनेगी, विदेश चला गया। वो भी अभी भी यही रहा है, पर इससे गहरे उसकी आशंका है कहीं ना कहीं। ठीक है, दक्षिण के राज्यों वर्ष 2002 और 8 तक पार्सिमन जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी, लेकिन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार विधानसभाओं और संसद में तय की गई सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था, है ना। जो 2002 का पार्सिमन हुआ उसमें जो हुआ वो 1971 की ही जनगणना के आधार पर हुआ, है ना। और जो ये हुआ 1971 के, तो कोई सीटों का बदलाव ही नहीं हुआ। वर्ष 2003 के 87वें संशोधन अधिनियम में निर्वाचन क्षेत्रों के पार्सिमन का प्रावधान वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, न कि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि यह लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना किया जा सकता है। 2003 में एक संशोधन आता है, 87वें संशोधन, उसमें ये कहा जाता है कि हम 2026 में पार्सिमन करेंगे, पर किस आधार पर? 2001 की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तब ये प्रावधान हुआ था। संविधान ने लोकसभा व राज्यसभा सीटों की संख्या को क्रमशः 550 तथा 250 तक सीमित कर दिया। बढ़ती जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक ही प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। वही है कि अगर पहले क्या होता था, 10 लाख पर एक सांसद होते थे, अब 27 लाख पर, मतलब 3 होने चाहिए जहाँ पे सांसद, वहाँ एक सांसद। 16 अप्रैल 2026 को पेश किए गए एक विधेयक के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर
850 तय करने का प्रस्ताव था, परंतु यह विधेयक 2/3 बहुमत प्राप्त न करने के कारण गिर गया। देखो अभी एक हाल ही में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने या केंद्र सरकार ने एक बड़ा अच्छा कोशिश की 16 अप्रैल 2026 को कि हम इस परिसीमन को जल्दी लागू कर सकें, और जो हमारी सीट है 2011 की जनगणना के आधार पर है ना, और हमारी सीट क्या हो जाए 550 से लोकसभा की सीट 850, यानी 300 लगभग संसद की सीटें बढ़ने का प्रावधान था। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को या कुछ दलों को अच्छा नहीं लगा तो वो गिर गया। लेकिन ये जरूरी है, हालांकि होएगा जल्दी होगा, लेकिन थोड़ा तो विलम्ब हो गया। अब देखिए परिसीमन से जनता को क्या मिलेगा, ठीक है, तो जनता को क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। राजनीति में अच्छे लोग आ सकेंगे, राजनीति का अपराधीकरण कम होगा। देखिए कहीं ना कहीं जब परिसीमन हो जाएगा सीटें बढ़ जाएंगी, है ना, तो कुछ लोग निर्दलीय भी आ सकेंगे, और जब आपको कम वोटर्स को प्रभावित करना, कम वोटर्स को अपनी बात पहुंचाना रहेगा, तब आप अच्छे तरह से कर सकोगे, है ना। और जब अच्छे लोग आएंगे तो अपराधीकरण राजनीति का कम होगा, है। दूसरी बात, ये सामंतवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद जो पुनः पांव पसार रहा है उसका अंत होगा, वो लोकतंत्र सही अर्थ में पुनः वापस आ सकेगा। अभी क्या है, आप अपने आसपास देखेंगे विधानसभाओं में, लोकसभा में वही 4 से 5 व्यक्ति होते हैं, वही कोई इस पार्टी से लड़ेगा, कोई उस पार्टी से, और अंत में आपको उन्हीं 4-5 लोगों में से किसी एक को चुनना होगा, या उनके परिवार का कोई लड़ेगा, है ना। बहुत से यहाँ तो 3-3 4-4 पीढ़ी से विधायक हो रहे हैं, और मस्त बढ़िया, कुछ राजा महाराजा भी अब विधायक हो रहे हैं। जबकि जो हमारा ये था, राजशाही को अंत करके ही लोकतंत्र बनाना उद्देश्य रहा था हमारे संविधान निर्माताओं का, कहीं ना कहीं वो उद्देश्य हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि आज की डेट में जो भी विधायक या सांसद बनेगा किसी न किसी बड़ी पार्टी से होगा। बड़ी पार्टी में चाहिए सीट के लिए पैसा, तो ये सामंतवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, ये कहीं ना कहीं भय, लालच, अपराधीकरण, पैसा, ये सब आ रहा है, और इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं परिसीमन से इसको थोड़ा सा कम होगा। राजनीति में गरीब लोग व नई पार्टी के लोग जीत सकेंगे। देखिए आप नई पार्टी बनाए या आप निर्दलीय लड़ गए, तो पैसा बहुत चाहता है राजनीति, और परिसीमन में जब आपके वोटर्स कम होंगे तो कहीं ना कहीं पैसे तो कम मिलेंगे, आपका जो क्षेत्र होगा वो भी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं कि ना पार्टी में लोग राजनीति में पैसा बहुत लगता है, तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि 53 साल एकदम लॉन्ग, बहुत लंबा समय हो गया कि परिसीमन नहीं हुआ, सीटें नहीं बढ़ी हैं, और इसका खामियाजा अच्छे लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। राजनीति कह दिया गया है एक दलदल हो चुकी है। राजनीति में पैसे का प्रभाव कम होगा। एक पॉइंट ये भी है कि देखिए अभी क्या है कि राजनीति में पैसे का प्रभाव है, कहीं ना कहीं जब भी आप चुनाव आएंगे तो वोटर्स को आप पैसा बांटोगे या फिर दारू मुर्गा ये सब बांटोगे, तो कहीं ना कहीं पैसे लग रहे हैं, और वो पैसे सही नहीं है जो यहाँ लग रहे हैं। आप प्रचार करो वो अलग चीज़ है, पर इस तरह का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर ये हो रहा है, फैक्ट की बात है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मना कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कम होगा। राजनीति में राजा महाराजा व्यापारियों का प्रभाव कम होगा। भारत जो कि एक पूंजीवादी देश बनता जा रहा है वो समाजवाद की तरफ पुनः झुकेगा। जो आज की देखिए, आज जो कल्चर हो चुका है राजनीति में, आप देखोगे तो वही पता है ना आपको, कहानी 4-5 लोग हैं, उन्हीं में से कहीं ना कहीं विधायक या सांसद बनेंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बनते आ रहे हैं। मतलब ये एक लोकतंत्र न होकर के राजशाही की तरफ झुक गया है भारत। हम नए लोग ला ही नहीं पा रहे हैं।
हालांकि पार्टियां चेंज हुई, कांग्रेस के बाद बीजेपी आ गई है, बीजेपी के साथ कोई और आ जाए, लेकिन अब वही फैक्ट है कि वही कांग्रेस वाले बीजेपी पे आ जाएंगे, बीजेपी वाले फिर नई पार्टी में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं जो ये राजा महाराजा का जो प्रभाव है, व्यापारियों का जो प्रभाव है, वो इस देश को एक पूंजीवादी देश बनाता जा रहा है। देखिए पूंजीवाद, यहाँ अब सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं, तो हर तरफ प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि वही है कि 30 दिन के महीने को 28 दिन या 24 दिन में कर देना कन्वर्ट, एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ देना, 12 की जगह 13 महीना, या मनमाना रेट लेना, इसी को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ना होकर के भारत एक पुनः समाजवाद की तरफ झुकेगा। समाजवाद एक कॉन्सेप्ट है, और भारत जो है वो एक न पूंजीवादी है ना समाजवादी, दोनों का एक मिक्सचर है। लेकिन किसी का इफेक्ट कभी किस समय ज़्यादा होता है। नेहरू जी के समय समाजवाद कहीं ज़्यादा था, आज की डेट में पूंजीवाद ज़्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं फिर से समाजवाद की तरफ झुकेंगे, आज झुकेगा। किचन कैबिनेट कम होगा, एक शब्द बहुत लोकप्रिय है भारत में, किचन कैबिनेट। इसमें होता ये कि आप सांसद विधायक के रिश्तेदार पूरा सिस्टम चलाते हैं। आपने वर्ड सुना होगा, हमारे चचा विधायक है, तो यही है किचन कैबिनेट। इसमें होता ये है कि रिश्तेदार चलाएंगे, आप इतनी बड़ा जनसंख्या है, आप कहाँ तक अकेले काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, वो तो है ही। किचन कैबिनेट कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा, और परसिमन के बाद ये भी कहीं ना कहीं कम होगा। विधायक एवं सांसद जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होंगे। आपके वोटर्स यदि कम होंगे तो आप डेफिनेटली जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होंगे, क्योंकि आपका जो क्षेत्र होगा वो कम हो जाएगा, आपको काम करना के लिए पैसे उतने ही मिलेंगे, तो क्षेत्र आपका कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही आप अच्छे से काम कर सकेंगे। विधायक एवं सांसद अपने वोटर को पहचानेंगे। पहले क्या होता था कि पहले के समय में जो नेता होते थे, विधायक सांसद, अपने वोटर्स को, एक वोटर्स को लगभग पहचानते थे। आज के समय कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 27 लाख वोट है भैया, किसको किसको पहचानेंगे, सब कोई थोड़ा अपने को वोट देता है। भारतीय राजनीति में जो एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है, वो पुनः पार्टी समूह आधारित हो सकेगी। अच्छा, भारत की राजनीति जो है अमेरिका की तरह नहीं है, हम अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं करते, वो भी एक सांसद या विधायक ही होते हैं। हाँ, उनके दल के नेता जरूर होते हैं, तो वो नेता जो होते हैं वो खुद वो चुनते हैं, हम नहीं चुनते। ठीक है, आज के समय ये हो गया कि आप देखिए, एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, एक चेहरा, वेदर इट इज, चाहे तो ये इंदिरा गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे उड़ीसा में पटनायक साहब हो, या केजरीवाल जी हो, एक व्यक्ति आधारित ये होते जा रहा है कहीं ना कहीं राजनीति, क्योंकि पार्टी आधारित होनी चाहिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं इसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं महिला आरक्षण बिल का क्या अर्थ है, उससे क्या लाभ होगा। महिला आरक्षण बिल यदि देखा जाए तो एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33%, 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान ये पहले ही बन चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में बन चुका है, इसमें 30% सीट महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आवंटित की जाएंगी। यह ऐतिहासिक कानून सितंबर 2023 में पारित हुआ था। हालांकि इसे 2026 के बाद होने वाली जनसंख्या और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जाएगा। इसमें प्रावधान ये किया गया कि 2026 जो जनगणना होगी, मतलब 2027 में इसके आंकड़े आएंगे, मार्च से 2027 में, उसके बाद फिर परिसीमन होगा, परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद जब वो सीटें बढ़ेंगी, अब थोड़ा 850 होंगे तो ज़्यादा हो सकती है, 2000 अब तो 27 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर होगा, 2011 की
तो लगभग 9, 9.5 या 1,000 तक हो जाए तो आप आश्चर्य नहीं मानोगे, क्योंकि 2027 की जनगणना के आधार पर होना है, ठीक है। जिसका अर्थ यह है कि 2029 के पहले लागू होने की संभावना है, मतलब ये 2029 के पहले लगभग लागू होगी। पर कहीं ना कहीं सरकार को इसी बात का डर था कि 2029 से पहले यदि ये लागू नहीं हुई तब क्या होगा, इसलिए उन्होंने जल्दी में एक वो ले आया विधेयक जो कि गिर गया 2/3 बहुमत न प्राप्त होने के होंगे। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत हुआ और कुछ लोग कहते हैं सही हुआ, पर हो सकता है इसका ये भी निकले कि डिलिमिटेशन हो जाए, जो 27 की जनगणना में तो सीटें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कहीं ना कहीं अब हम 2026 में जी रहे हैं और जो जनसंख्या है आज उस हिसाब से ही होना चाहिए बिल्कुल डिलिमिटेशन, और जनसंख्या जनगणना भी अपनी 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, कोरोना या कुछ कारण से नहीं हो पाई। 2027 में अब शुरू हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप देखिएगा इस बार जो जनगणना हो रही है उसमें सब घोषणा भी की जा सकती है, लाइक शायद अप्रैल से शुरू हो गया तो वो भी आप कर सकते हैं, हालांकि सब जाएंगे ही। और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि घर नंबर आपको कैसे पता चले, घर नंबर आपके घर के सामने लिखा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, कहीं नंबर नहीं डले हैं तो उसको बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल के मुख्य बिंदु क्या क्या है ना। अब देखिए इस जो ये एक्ट बना था, बिल आया था, अधिनियम जो बन गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में बना ना, उसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। आरक्षण का प्रतिशत क्या होगा, है ना। लोकसभा राज्य विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। कितने परसेंट, 33, ठीक है। अवधि, यह आरक्षण 15 वर्ष के लिए लागू हुआ, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। वही है सिस्टम, आरक्षण जैसे होता है वो कुछ ना कुछ, जैसे कुछ आरक्षण 10 वर्ष के लिए होता है ना, फिर उसको कंटिन्यूस बढ़ाया, ये आरक्षण 15 वर्ष के लिए है, उसको फिर कंटिन्यूस बढ़ाया जाएगा। लागू करने की शर्तें क्या होगी, यह कानून जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन और उसके बाद होने वाले प्रशमन के बाद ही प्रभावी होगा। कब प्रभावी होगा, जब जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे। कब होंगे, मार्च 2027 में। उसके बाद प्रशमन होगा तो लगभग 1-2 साल उसमें लग जाएंगे, फिर उसके बाद ये प्रभावी होगा ये कानून, ठीक है। सीटों की संख्या क्या, कानून के अनुसार लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव भी शामिल है, ताकि वर्तमान पूर्व सदस्यों के लिए सीटें कम न हो। हालांकि ये पॉइंट एक विवादित है, अगर वही चीज हो सकती है। इस बिल को कहीं ना कहीं पश्चिमी से लोग जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने के लिए ही ये सीटें बढ़ गई, जबकि परसिमन एक अलग प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो पहली केस नहीं है, तो यदि परसिमन होगा तो 5वां परसिमन होगा भारत का। हालांकि 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 8वां 9वां होना चाहिए था ये, पर अगर फैक्ट भी देखा जाए तो ये 5वां परसिमन, तो परसिमन एक अलग चीज़ है। और यहीं पे ये लोग जोड़ रहे हैं कि नहीं, महिला आरक्षण देने के लिए परसिमन, नहीं ऐसा नहीं, परसिमन एक अलग प्रक्रिया है, वो होना जरूरी था। जो 2000 अपन देखे ना 27वां संशोधन, उसमें ही कह दिया गया था 2000 कि कब होगा परसिमन। परसिमन को हम टालते आ रहे हैं बस लगभग 53 साल से। इसका अर्थ ये नहीं है कतई आप ना निकालें कि इसको दोनों चीज़ों को जोड़ दिया जाए, और दोनों चीज़ को जब जोड़ जाते, कहीं ऐसे नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के कई ऐसे विधायक या सांसद हैं जिनके मुंह से कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने के लिए ही ये परसिमन किया जा रहा है, ये गलत बात है। परसिमन एक अलग प्रक्रिया, वो होनी ही चाहिए, वो जरूरी ही है, वो अपन देख ही चुके हैं किस लिए जरूरी है, वो कई बार हो रही है, 5वां है। और महिला आरक्षण ये पहली बार दिया जा रहा है ना, और ये मौजूदा सीट में भी दिया जा सकता था, अब क्यों नहीं दिया ये अलग मैटर है ना। SC/ST कोटा, अब देखते हैं, आरक्षित सीटों में से ही 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित, ये मैटर है। ये लोग बोलते हैं कि जो 33% सीटें महिलाओं की, उसमें सिर्फ जनरल की रहेगी, उसमें कोई आरक्षण,
समझिए आरक्षण दो तरह से होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। एक आरक्षण होता है जिसमें जातियों के आधार पर होता है और एक पुरुष महिलाओं के आधार पर, है ना। तो जो महिलाएं होंगी इसी में एससी का भी रहेगा उतने प्रतिशत, जितने भी सीटें रिजर्व है, एसटी की उतनी ही प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो यानी उन वर्गों की भी महिलाएं आएंगी इसमें कहीं ना, ये नहीं कर सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट की महिलाओं के लिए। वर्तमान स्थिति क्या है 2026 की? सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को इस अधिनियम को की अधिसूचना जारी की थी, है ना। ये तो हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसे लागू करने में देरी कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह कानूनी प्रक्रिया। विपक्ष आरोप लगा रही है कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है इसको लागू करने में देरी कर रही है। उसको मौजूदा सीटों 543 में भी दिया जा सकता है ना। हाँ, वो किया जा सकता है और सरकार कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया का बहाना बना रही है। ये भी फैक्ट है, चलिए हो गया, देखा जाएगा, बहुत दूर ये भी नहीं है। वर्तमान में लोकसभा विधानसभा में कोई निश्चित महिला कोटा नहीं है, सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33%, कुछ राज्यों में 50%। अभी वर्तमान समय लोकसभा विधानसभा में कोई भी आरक्षण नहीं महिलाओं की। हाँ, पंचायती राज में है और नगरीय चुनाव में होता जो नगर पालिका वर्ग, उसमें भी आरक्षण है, कहीं 33% है, कहीं 50% कुछ राज्यों में। पर इसे वही लोकसभा विधानसभाओं में लागू करना एक बड़ा मुश्किल को बनते जा रहा है और कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ दायित्व इसमें चल रहा है। हालांकि परसिमन तो डिले ही किया गया है कुछ कारणों से, पर आज वाकई में परसिमन की आवश्यकता है और इसकी दोनों चीजों की आवश्यकता है। अब देखते हैं महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना स्वदेश में, है ना। ये जो एक्ट है इसके बाद महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लैंगिक समानता बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया में विविधता बढ़ेगी। अभी क्या है कि पुलिस बन के बैठ के निर्णय ले लेते हैं, तो महिलाओं संबंधी अपराध के केसेस में जो भी होता है तो वो सही निर्णय नहीं है, एक्ट बन पाते हैं। महिला संबंधित अपराध कम होंगे, जैसे बलात्कार, दहेज हत्या आदि कम होंगे। राजनीति में भ्रष्टाचार कम होगा। देखिए आप महिलाओं को देखेंगे जब भी वो कहीं ना कहीं किसी विभाग में कर्मचारी भी होते हैं तो उस विभाग की छवि सुधरने लगती है। जैसे अब इस समय सबसे बड़ा ज्वलंत एग्जाम्पल देखेंगे, राजस्व विभाग की छवि कहीं ना कहीं सुधरने लगी है। उसमें महिला पटवारी आ रही हैं, महिला तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सब आ रही हैं। इनका एक अहम रोल है इस छवि सुधार। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम जरूर होता है, क्योंकि आप उनको खुले में रिश्वत दे नहीं सकते और वो कुंटे में या कुच्चे में आएंगी नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक बात है, भ्रष्टाचार कम होगा। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होगी। क्या है कि उसकी महिलाएं अभी अपने देश में श्रम रेशियो बहुत कम है, इसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक अच्छी शुरुआत है कि हाँ, हमारी जब लीडर्स ही रहेंगी, सांसद विधानसभाओं में रहेंगी, तो लोग उनको देख के प्रेरित होंगे और नौकरियां भी ज़्यादा करेंगे। ये प्रेरणा का भी एक स्रोत होगा। समान प्रतिनिधित्व होगा, समावेशी शासन होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये जब बिल हो जाएगा तो अपराध जो है महिला संबंधी कम होंगे, इससे महिलाएं बाहर जाएंगी, नौकरियां ज़्यादा करेंगी और कहीं ना कहीं लैंगिक समानता बढ़ेगी। बहुत से अपराध होते हैं उनको उनमें कमी आएगी। अच्छा, इसका कुछ नुकसान है, उसको देखिए। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ेगा, आरक्षण का दुरुपयोग भी संभव है, योग्यता पर बहस है कि महिला योग्य है कि नहीं, हालांकि ये अब नहीं है। अच्छा, एक बहुत प्यारा शब्द है, सरपंच पति के बाद नया पद, विधायक पद या सांसद पति का उदय हो सकता है। ठीक है, ये एक नया पद बन सकता है, क्योंकि आप देखिए पंचायती राज में जहाँ पे महिला आरक्षण है तो वहाँ पे यदि महिलाएं सरपंच बनती भी हैं तो सरपंच पति आ जाते हैं वो। और इसमें बहुत बार सरकार ने भी नोटिस निकाला कि इस तरह के सरपंच पति काम ना करें,
हो सकता है ऐसा कि इस आरक्षण के बाद अपन नया पद देखें, विधायक पद या सांसद पद। निष्कर्ष ये निकालता है कि परसीमन एवं महिला आरक्षण दोनों ही लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलित और प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना आवश्यक। महिलाओं में सांसद व विधानसभा की कार्यप्रणाली प्रक्रिया की समझ विकसित करना आवश्यक। आप समझ रहे हैं, नेतृत्व क्षमता और विकसित करना आवश्यक है। संसद विधानसभा की कार्यप्रणाली की समझ विकसित करना आवश्यक है। अब देखिए अपन क्या कर रहे हैं। केवी फाउंडेशन है हमारा एक एनजीओ, वो क्या कर रहा है, हमारी एनजीओ महिलाओं हेतु एक ट्रेनिंग प्रोग्राम विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना एवं संसद व विधानसभा की कार्यप्रणाली प्रक्रिया की समझ विकसित करना है। हमारी एनजीओ महिलाओं हेतु संघ विकसित कर रही है। संघ एक तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ठीक, संघ इसका नाम भी सोच लिया है, कल धीरे से अब बताएंगे। संघ विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित समस्या उठाना, महिला एकता बढ़ाना, महिला संबंधित अपराध कम करना, एकता इसमें विकसित करना है। इसमें महिलाएं यदि एक होंगी तो महिला संबंधी अपराध में के खिलाफ लड़ सकेंगे, whether it is दहेज हत्या हो, गैंग रेप हो, और सरकार के सामने अपनी समस्या रख सकेंगे। अच्छा, एक शब्द और जो कि इसका जिक्र किया है खान सर ने, महिला यूनिवर्सिटी। ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाना, हम एक संघ विकसित करेंगे, वो ऐसे मुद्दों को जरूर उठाएगा। हाँ? तो सभी महिलाओं, बालिकाओं, माताओं से अनुरोध है कि उक्त संघ से अवश्य जुड़ें। संघ एवं चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसमें है? डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। चलिए एक थोड़ा सा व्हाट्सएप चैनल के दिखा सकते हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं उस संघ से। थैंक यू, विजिट अगेन।